Everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the another part of Polity series. ऑलरेडी 6 पार्ट आ चुके हैं. जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार चैनल पे जाके विजिट कर लें. और जल्द ही आप लोगों को स्टैटिक जीके की भी वीडियोस चैनल पे मिलने लगेंगी. और साथ ही साथ लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट होने वाली है. सो जुड़े रहें हमारे साथ मोर अपडेट्स के लिए. जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट करा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर हाउ मैनी टाइम ए पर्सन कैन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कितनी बार एक पर्सन प्रेसिडेंट बन सकते हैं इंडिया में. तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल देयर इज़ नो लिमिट. डी इज़ द राइट आंसर. नो लिमिट. इसकी कोई लिमिट मेंशन नहीं की गई है कि एक इंसान एक बार या 2 बार ही बनेगा प्रेसिडेंट. नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डी इज़ द राइट आंसर. नो लिमिट इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेड ऑफ. सो द राइट आंसर इज बी, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. सो आप इस चीज़ को ऐसे याद कर सकते हैं कि पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू लोकसभा प्लस राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एक पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. आपको ऐसे ये चीज़ याद रह जाएगी. तो आप इसको ऐसे याद करिएगा, पार्लियामेंट इक्वल्स टू लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखिएगा कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेड ऑफ लोकसभा, Rajya and President. So according to this question, B is the right answer. Next question is, who among the following was the constitutional advisor of the Constituent Assembly? Constitutional advisor कौन थे Constituent Assembly के? ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी करा चुकी हूँ. वो थे हमारे B.N. राव जी. Constitutional advisor of Constituent Assembly is B.N. राव जी. B is the right answer. Next question is, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब सेटअप हुई थी, इसका ईयर क्या था, या मेंबर कितने थे, मेन कमिटीज़ कौन कौन सी थी. तो जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार जाके देख लें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू आर फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन. सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू कौन सी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो करा है. राइट आंसर इज यूएसए. यूएसए इज़ द राइट आंसर. जुडिशियल रिव्यू एंड बिल ऑफ राइट्स ये हमने कहाँ से बोरो करा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से. बोरो पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कौन कौन सी फीचर्स कहाँ से हमने बोरो करे हैं, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी चैनल पर, तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए. Next question is, how long did the Constituent Assembly take to frame the Constitution? Constituent Assembly को Constitution बनाने में कितना टाइम लगा था? तो मैं आपको अपनी फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में ही बता चुकी थी. Constitution बनने में लगे थे 2 साल, 2 years, 11 months and 18 days. 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप कब हुई थी? 1946 में. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब हो गया था? 1949 में बन के तैयार हुआ था. 1949 में 26 नवंबर को. ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूँ. और कितने टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन. 2 साल 11 महीने, 2 year 11 months and 18 days. तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फ्रेम करने में कॉन्स्टिट्यूशन कितना टाइम लगा था. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 years, कि लगभग 3 साल. क्योंकि कितना टाइम लग गया था? 2 साल, 2 years 11 months, 2 year 11 months and 18 days. 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूरा नहीं पूछा गया, मतलब पूछा ही गया कि क्वेश्चन यही कह रहा है कि कब बन के तैयार होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑप्शन तो दिए गए हैं आंसर में। यहाँ पे आपको कितनी बार ऑप्शन में पूरा मिल जाएगा कि 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, बट यहाँ पे ऐसे नहीं दे रखा है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली पूछ रखा था। अप्रॉक्सीमेटली पे अगर हम जाएंगे तो कितने लग गए थे, अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the 8th schedule of Constitution of India originally had how many languages? 8th schedule मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 8th schedule जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेट करता है, वो करता है लैंग्वेजेस से रिलेट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 8th schedule में ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी, पहले ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी 8th schedule में। मैं अभी प्रेजेंट वाली आपको बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट में भी कितनी है, अभी प्रेजेंट में है 22 कब है, प्रेजेंट में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी, तो अब यहाँ पे ओरिजिनली वर्ड यूज़ कर लिया गया है। तो उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8th schedule में कितनी लैंग्वेजेस थी? राइट आंसर इज 14 लैंग्वेजेस। 8th schedule ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी, वो लैंग्वेजेस थी हमारी 14। और अब प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में है 22, ये प्रेजेंट वाली है। ये कौन सी है, 22, ये प्रेजेंट वाली है। और ओरिजिनली कितनी थी, ओरिजिनली थी हमारी 14। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। और 8th schedule किससे रिलेट करता है, वो करता है हमारा लैंग्वेजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। दिस फॉल्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग कांट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था आर्टिकल 32 को हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या कहते हैं, आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं हम, आर्टिकल 32 को हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, आर्टिकल 32 को। किसको कहते हैं, आर्टिकल 32 को कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वो यही है, आर्टिकल 32। सो इस आर्टिकल के, ये आर्टिकल आपको किस चीज़ में हेल्प करता है, इफ़ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कोई भी पर्सन डायरेक्टली मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, उसका कोई भी अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो ये कौन सा आर्टिकल सपोर्ट करता है इस चीज़ को, आर्टिकल 32, राइट टू रेमेडी एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो है ये विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो ये आता है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। ए इज़ द राइट आंसर, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज़ द राइट आंसर। आप आर्टिकल 32 को मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस करा दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ देख लें। पर यहाँ पे भी अगर कोई यही वीडियो देख रहा है फर्स्ट टाइम, तो मैं यहाँ पे भी अब बता दूँ कि आर्टिकल 32 इज़ नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। ये आर्टिकल 32 में है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में। और ये आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल 32, ये कौन सी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट की। ए इज़ द राइट आंसर, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which act abolished the East India Company and transferred the power of the government, territories and revenues to the British Crown? मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था क्राउन रूल। क्राउन रूल क्या था, थोड़ा बहुत मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था उस वीडियो में, और मैं इस वीडियो में भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि अगर इस चीज़ को डीप में लेके गए तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। क्योंकि आपको क्राउन रूल समझने के लिए या कंपनी रूल को समझने के लिए तो उस चीज़ को आपको काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे नहीं समझेंगे। अगर कभी कोई सेपरेट वीडियो लेकर आनी पड़ी चैनल पे डिमांड पर
तो फिर देखा जाएगा। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब डिमोलिश हुई थी। अच्छा, मैं आपको बता दूँ ईस्ट इंडिया कंपनी कम्प्लीटली कब डिमोलिश हुई है हमारी 1858 में। ओके, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई है इंडिया से। ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक रूल करी थी तो उसको हम क्या कहते थे, कंपनी रूल। क्या कहते थे हम उसे, कंपनी रूल। 1858 में कम्प्लीटली जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से बाहर गई है तो क्या स्टार्ट हुआ है, ब्रिटिश क्राउन रूल। ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट हुआ है 1858 में। सो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश क्राउन रूल इंडिया में कब शुरू हुआ है, तो वो हुआ है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, जब ईस्ट इंडिया कंपनी कम्प्लीटली इंडिया से चली गई थी और कंपनी रूल ख़त्म होके क्राउन रूल का पीरियड स्टार्ट हुआ था इंडिया में। वो कौन सा ईयर था, 1858। तो यहाँ पे कौन सा एक्ट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो बी इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी इज़ द राइट आंसर। क्राउन रूल कब स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which act signed by Dr. B.R. Ambedkar on behalf of depressed classes in September 1932 abandoned the demand for separate electoral for the depressed classes? So according to this question C is the right answer. पूना पैक्ट is the right answer. पूना पैक्ट गांधी जी के साथ हुआ था, बी आर अम्बेडकर का 1932 में, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन करा था बी आर अम्बेडकर ने किन के साथ करा था, गांधी जी के साथ। गांधी जी के साथ करा था साइन। तो ये हुआ था बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के दरमियान 1932 में ये पैक्ट साइन हुआ था। और ये किससे रिलेटेड था, ये हमारे बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड था। किससे था ये पैक्ट, पूना पैक्ट रिलेटेड जो था, ये पूना पैक्ट ये किससे रिलेट करता था, ये हमारी बैकवर्ड क्लासेस से, या फिर यहाँ पे जो लिखा है डिप्रेस क्लासेस, हम ये भी कह सकते हैं, बैकवर्ड क्लासेस भी कह सकते हैं, डिप्रेस क्लासेस भी कह सकते हैं। ये एक्ट उनसे रिलेटेड था। 1932 में साइन हुआ था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के दरमियान पूना पैक्ट। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मैं आपको परमानेंट वाला डिफरेंस काफ़ी टाइम से समझा रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के परमानेंट, अगर कभी पूछ लिया जाए कि परमानेंट चेयरमैन कौन थे, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पे परमानेंट वर्ड यूज़ करा गया है, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद जी। और यहाँ पे परमानेंट वर्ड यूज़ नहीं होता तो इसका आंसर होते हैं हमारे सचानंद सिन्हा जी, लेकिन यहाँ पे परमानेंट वर्ड का यूज़ करा गया है, इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारा राइट आंसर होंगे। क्योंकि एज अ परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन इलेक्ट किए गए थे, वो करे गए थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो बी इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा चुकी हूँ कि कौन से रेट का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये होता है हमारा हेबियस कॉर्पस का। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। और मैंने उस वीडियो में बाकी आपको जितनी भी रेट्स होती है, 5 रेट्स होती हैं, 5 की मीनिंग भी बताए थे, तो आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। तो कौन से रेट का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, हेबियस कॉर्पस का। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेट मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड। सो कौन सी रेट का मीनिंग होता है टू बी इन्फॉर्म, वो होता है हमारी सेरिट्रारी का। डी इज़ द राइट आंसर। सेरिट्रारी इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म। टू में हैव द बॉडी, वो किसका होता है, हेबियस कॉर्पस का, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं, अमेंडमेंट 42 को हम एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस एक्ट को
अमेंडमेंट को जानते हैं, अमेंडमेंट 42 को, अमेंडमेंट 42 को हम एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 42 अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई थी। प्रियम्बल में भी सोवरेन वर्ड जो ऐड करा गया था वो 42 अमेंडमेंट में ही ऐड करा गया था। सोवरेन, सोशलिस्टिक और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? 42 अमेंडमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये भी मैंने आपको बताया था। जो प्रीवियस वीडियो में एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोलती हूँ वो मैं आपको कहती भी हूँ कि क्वेश्चन की फॉर्म में आगे आएगा, तो बस उन्हीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन बनाती हूँ। तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? वो थे हमारे जीवी मवलांकर जी। डी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मवलांकर जी थे। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज अंटिल ए जज ऑफ हाई कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस? मैक्सिमम एज क्या होती है? जज की, हाई कोर्ट के जज की क्या एज होती है मैक्सिमम? वो होती है 62। और अगर यहाँ पे हाई कोर्ट ना दे करके सुप्रीम कोर्ट दिया होता, क्या दिया होता? सुप्रीम कोर्ट, तो फिर इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर फिर होता 65। दोनों याद रखिएगा, दोनों के जजेस की एज जो है वो डिफरेंस है। हाई कोर्ट के जज के लिए 62, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65। ये चीज़ काफ़ी याद रखने वाली है आपके लिए, तो ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 मैक्सिमम एज है और हाई कोर्ट के जज के लिए 62। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? मैक्सिमम एज ऑफ दी जज। कौन से जज? हाई कोर्ट के जज। तो उनके ऑफिस का जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है 62। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डी इज़ द राइट आंसर। 62 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? रिट्स इशू करने का जो राइट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, ये किसके अंडर आता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है हमारा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर आता है। द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स कम्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ, 5। कितनी रिट्स होती हैं? 5। कितनी तरह की रिट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 5 तरह की रिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? मैंने अभी ऊपर आपको बताया हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32 को। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल 32, इसको हम कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहा किसने था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था ऐसा। सो राइट आंसर इज ए, आर्टिकल 32 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बिकेम ए मेंबर ऑफ लोकसभा व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट? मिनिमम एज क्या होगी लोकसभा का कैंडिडेट बनने के लिए? यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट ऑफ लोकसभा। लोकसभा के कैंडिडेट बनने के लिए मिनिमम एज क्या होगी? ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। सो राइट आंसर इज 25 ईयर्स। लोकसभा के लिए 25 ईयर्स एंड राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी करा चुकी हूँ क्वेश्चन। ऐसा नहीं है क्वेश्चंस रिपीट है, नहीं, वहाँ पे मैं कहती हूँ एज सच कि आप क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है तो मैं आपको एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बोल के समझा देती हूँ। इट डजंट मीन कि वो याद रखने वाले नहीं होते या कुछ ऐसा नहीं, वो क्वेश्चन से उस टाइम पे रिलेट कर रहे होते तो उससे आपको याद वहीं कराने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको याद रहे और वही चीज़ें अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ रही है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा? अभी हमने ऊपर लोकसभा का पढ़ा, अभी यहाँ पे राज्यसभा का खुद दिया गया। क्या होती है मिनिमम एज? वो होती है 30 ईयर्स। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। ए इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंट बाय। फर्स्ट यूनियन बजट इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के किसने प्रेजेंट करा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। हमारा पहला बजट आज़ादी के बाद किसने प्रेजेंट करा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि वर्गीस क्यूरियन इज़ रिलेटेड टू। वर्गीस क्यूरियन जो हैं वो कौन से रिवोल्यूशन से रिलेट करते हैं? वो हमारे वाइट रिवोल्यूशन से रिलेट करते हैं। वाइट रिवोल्यूशन के लिए किन्हें जाना जाता है? वर्गीस क्यूरियन जी को। वर्गीस क्यूरियन इज़ रिलेटेड टू वाइट रिवोल्यूशन। ही इज़ द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन। वर्गीस क्यूरियन क्या है? वर्गीस क्यूरियन है फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन। फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में रेवोल्यूशन भी पूछ ले जाते हैं और उस रेवोल्यूशन के फादर कौन है ये भी पूछ लिया जाता है। तो वर्गीस क्यूरियन जो हैं वो वाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं। सो ए बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिटन द बुक आई टू हैड ए ड्रीम। ये बुक किसने लिखी है? आई टू हैड ए ड्रीम ये लिखी है हमारी वर्गीस क्यूरियन ने। ए इज़ दी राइट आंसर। ये बुक के राइटर कौन है? वर्गीस क्यूरियन है और बुक का नाम क्या है? आई टू हैड ए ड्रीम। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए इज़ दी राइट आंसर। बुक्स भी पूछ लेते हैं एग्जाम में तो आप बुक्स भी याद रखिएगा। तो आई टू हैड ए ड्रीम बुक किसने लिखी है? वर्गीस क्यूरियन जी ने। सो ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिसाइड वेदर ए बिल इज़ ए मनी बिल और नॉट। कौन डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं? तो वो कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। सी इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी इज़ द राइट आंसर। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड ए बिल इज़ ए मनी बिल और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का। हु प्रिपेयर द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल किसने प्रिपेयर करा था? वो करा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। हु प्रिपेयर द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिपेयर करा था प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सारी नॉलेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अब तक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कितना समझ आया या नहीं आया। जो भी है जैसा भी है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।